हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट ऑसिलेशंस 20 मिनट्स। देखो, सबसे पहले ऑसिलेशन होता क्या है? टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, मतलब बेसिकली जो मोशन पीरियोडिक भी हो और टू एंड फ्रो हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेशन। ठीक है, अगर वो लीनियर हो रहा है तो उसको लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं एम मास का ब्लॉक है और वो एक स्प्रिंग के साथ अटैच्ड था। ठीक है, वो यहाँ पर था। ठीक है, जिस पर्टिकुलर पोजीशन से मोशन शुरू होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको बोलते हैं मीन पोजीशन। इसको डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे? 0, क्योंकि वहीं पर वो रेस्ट पर है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। ठीक है, अब क्या होगा अगर मैं इसको इस तरफ ऐसे कंप्रेस करूंगा? अगर मैं इसको इस तरफ ऐसे कंप्रेस करूंगा तो मैक्सिमम ये यहाँ तक कंप्रेस होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम जहां तक भी वो कंप्रेस होगा उसको बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम पोजीशन। अब मैं अगर इसको ऐसे यहाँ से धक्का देकर छोड़ दूं तो बेसिकली ये ऐसे 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 ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, प्रोवाइडेड फ्रिक्शन ना हो। तो ऐसे ऐसे ये मोशन करता रहेगा। यहाँ पर जितना जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जितनी दूर जाएगा, ठीक है, जितनी दूर यहाँ पर जाएगा उसको भी बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन, और इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड के इक्वल होता है ये। तो बेसिकली दोनों साइड सेम होता है। ठीक है, इस साइड भी वही डिस्टेंस ए होती है, इस साइड भी वही डिस्टेंस ए होती है। ठीक है, तो बेसिकली इसी मोशन को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके इक्वेशंस की बात करते हैं अब। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लग रही है, तो स्प्रिंग फोर्स किसके इक्वल होती है? माइनस के एक्स के। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन फॉर दिस ब्लॉक, तो माइनस के एक्स। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई माइनस के बाय एम इंटू एक्स। अब माइनस के बाय एम को हम लोग एक नई क्वांटिटी से रिप्लेस कर देते हैं जो कि होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। के बाय एम को हम लोग एक नई क्वांटिटी से रिप्लेस कर देते हैं जो कि होता है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ए प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स यहाँ पे 0 के इक्वल हो गया। एक्सेलरेशन क्या होता है? d2x बाई dt स्क्वायर। अब ये सारी चीजें आपको रोटेशनल डायनेमिक्स से पता रहनी चाहिए। ठीक है, तभी तेजी से पकड़ पाओगे चीजों को। तो ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। करेक्ट, ओके। अब इसी से हम लोग चीजों को डिराइव करना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फील लेते हैं। देखो, जब आपने इसको यहाँ पे कंप्रेस करके छोड़ा तो यहाँ पे ये तेजी से गया, फिर यहाँ पे ये रुका होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे रुका होगा, तभी तो वापस आया। तो बेसिकली एक्सट्रीम पोजीशंस पर जो वेलोसिटी होती है ना, वो 0 होती है। ठीक है, अब ये जब एक्सट्रीम पोजीशंस पर जाएगा तो मीन पोजीशन पर बहुत तेजी से पास होगा। इसका मतलब मीन पोजीशंस पर जो वेलोसिटी होती है ना, वो मैक्सिमम होती है। अब देखो, एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन आप यहीं से समझ सकते हो। x बराबर 0, मतलब मेन पोजीशन पर एक्सेलरेशन 0 होता है और एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। आप यहाँ से देख भी सकते हो, ओमेगा स्क्वायर a के इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग वैल्यूज क्या होती है, वेलोसिटी की, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशंस क्या होते हैं, उनको समझते हैं। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड। तो हमने देखा एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ dv बाई dt इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। करेक्ट, एक्सेलरेशन को dv बाई dt भी लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो dx बाई dx dv बाई dt इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक dx वहाँ भेज दूंगा और एक यहीं रहने दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया dx बाई dt dv इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। तो dx बाई dt क्या होता है? v, तो v dv इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। अब दोनों साइड सेम वेरिएबल हो गए तो हम यहाँ इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट कर दो, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो यहाँ v स्क्वायर बाई 2 आएगा, यहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, और क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो एक कांस्टेंट भी आएगा। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने की हम कोशिश करते हैं। तो देखो, हमें पता है एक्सट्रीम पोजीशंस पर वेलोसिटी होती है 0 और x होता है मैक्सिमम, दैट इज प्लस ए। तो x की जगह प्लस ए डाल देते हैं, वेलोसिटी की जगह 0 डाल देते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशंस पर वो 0 होता है। तो 0 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो बेसिकली यहाँ से आपको c की वैल्यू मिल गई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2। अब इस c को आप यहाँ डाल दो, तो v स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2। 2 2 2 खत्म, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रूट ले लो, तो v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से भी आप दोबारा समझ सकते हो कि जब x की वैल्यू a होगी तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मतलब एक्सट्रीम पोजीशंस पर वेलोसिटी 0। जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ, जो कि होती है ओमेगा a। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि x इक्वल टू a बाई 2 पे मैक्सिमम वेलोसिटी और वेलोसिटी का रेशियो बताओ, तो a बाई 2 यहाँ पे वैल्यू डालो और सॉल्व करते रहो। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल्स देख लेना एक बार। ठीक है, अच्छा, अभी हम लोग x का इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमने पता कर लिया v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
तो v को मैं लिख सकता हूँ dx बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको यहाँ लेके आ जाओ तो dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया ओमेगा डी टी। ठीक है, अब इंटीग्रेट मार दो दोनों को, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए, और यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा टी प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा फाई, और फाई ही यहाँ पे बनता है फेज डिफरेंस। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, साइन को वहाँ भेज दो तो ये हो गया साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इजी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे कैसे निकाल सकते हो, जैसे आप थोड़ी देर के लिए मान लो अगर कि फेज डिफरेंस 0 है, ठीक है, फेज डिफरेंस नहीं है। ओके, अब मुझे निकालना है कि वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस पर किस टाइम पर पहुंचेगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर किस टाइम पर पहुंचेगा, स्मॉल टी, वो निकालना है। ठीक है, अच्छा ओमेगा की एक वैल्यू होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी की 2 पाई बाई टी। टी क्या होता है यहाँ पे, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को आप 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो, तो ओमेगा का एक और फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ। ये सब आपने रोटेशनल डायनेमिक्स में देखा होगा। तो x इक्वल टू मैंने मान लिया a, ठीक है, तो a इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी हो गया, a खत्म तो 1 इक्वल टू साइन ओमेगा टी हो गया, साइन को वहाँ भेज दो तो साइन इनवर्स 1 इक्वल टू ओमेगा टी हो गया। साइन 1 कब पर होता है, पाई बाय 2 पर, और भी टाइम्स पर होता है पर फिलहाल पहला केस मान के चलो, पाई बाय 2 पर इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा टी को आप यहाँ पे लिख दो 2 पाई बाय टाइम पीरियड इंटू टी, पाई से पाई खत्म तो स्मॉल टी की वैल्यू आ जाती है t बाय 4। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है तो पहले आधे सेकंड में वो एक्सट्रीम पोजीशंस पर पहुंच चुका होगा। और इसको आप समझ भी सकते हो, देखो कैसे। टाइम पीरियड 2 सेकंड होने का मतलब क्या है, यहाँ से मोशन शुरू किया था, यहाँ गया, ठीक है, 0.5 सेकंड लगा, फिर यहाँ आया 0.5 सेकंड लगा, फिर यहाँ गया 0.5 सेकंड लगा, फिर वापस से जब यहाँ पे आया तो 0.5 सेकंड लगा होगा। तो जब वापस से यहाँ पर आया तब हम बोलेंगे ना कि वो बेसिकली अपना एक ऑसिलेशन पूरा कर चुका है, तो उसी को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड मतलब एक पर्टिकुलर साइकिल को पूरा करने में। ठीक है, तो 2 सेकंड, तो बेसिकली टाइम पीरियड होता है t बाय 4 एक्सट्रीम पोजीशंस पर जाने का। ठीक है, आधा ऑसिलेशन कंप्लीट करने का तब क्या हो जाएगा, t बाय 2, राइट। आधा ऑसिलेशन मतलब क्या, इतना, t बाय 2। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, प्रैक्टिस जरूरी है, कर लेना। चलिए अभी देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं जो कि स्प्रिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, कि आपको ओमेगा या फिर टाइम पीरियड पूछ ले। ठीक है, अच्छा ओमेगा टाइम पीरियड, देखो सिंपल पेंडुलम की डेरिवेशन सिंपल सी है यार। ओमेगा स्क्वायर तुमने किसको माना था, k बाय m को ना। ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो तुम, 2 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू k बाय m। ठीक है, अब टी स्क्वायर को वहाँ ले जाओ तो टी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2 पाई का स्क्वायर m बाय k, तो रूट ले लो तो रूट टी इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई रूट m बाय k। यही होता है ना टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी में चेंज कर दो तो उल्टा कर दो, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/2 पाई रूट k बाय m। ठीक है, तो बेसिकली स्प्रिंग के रेशियो वगैरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो k जो होता है ना वो रेजिस्टेंस का उल्टा काम करता है। मतलब आपसे पूछ सकता है कि पहले स्प्रिंग को सीरीज में लगाया गया, ये 2 स्प्रिंग थी, एक की वैल्यू थी 2, एक की वैल्यू थी 4, तो आपसे k इफेक्टिव निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, 2 स्प्रिंग है तो इसका k इफेक्टिव निकालना पड़ेगा, वो यहाँ पे लगेगा। तो अगर सीरीज में रहता है तो इसका फॉर्मूला पैरेलल की तरह होता है। अगर ये k1 k2 है तो इसका फॉर्मूला पैरेलल की तरह होता है रेजिस्टेंस के। ठीक है, और अगर पैरेलल में है तो वो सीरीज की तरह होता है। इसका k इफेक्टिव क्या हो जाएगा, k1 प्लस k2। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक बार स्प्रिंग को सीरीज में लगाया गया, k1 k2 की वैल्यू इतनी, एक बार पैरेलल में लगाया गया, k1 k2 की वैल्यू इतनी, तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो बताओ। तो स्प्रिंग जब सीरीज में लगाया गया वहां से k इफेक्टिव निकालो, यहाँ डालो फ्रीक्वेंसी निकालो, फिर जब पैरेलल में लगाया गया k इफेक्टिव निकालो, यहाँ डालो वैल्यू निकालो। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट रेफरेंस सर्कल मेथड। ये आपको क्या बताता है, सिंपल सी चीज़ है। ये आपको ये बताता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है ना और उसका आप प्रोजेक्शन देखते हो तो बेसिकली उसका प्रोजेक्शन हार्मोनिक मोशन करता है। इसको समझते हैं। मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे टॉर्च है, ठीक है, तुमने इस लकड़ी पर टॉर्च मारी और इस लकड़ी को आप गोल गोल घुमा रहे हो, तो जरा नोटिस करना है यहाँ पे, आप जब यहाँ से टॉर्च मारोगे तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ आएगा, इसका प्रोजेक्शन यहाँ आएगा। ठीक है, इसका प्रोजेक्शन यहाँ आएगा। आप यहाँ पर टॉर्च मारोगे, इसका प्रोजेक्शन यहाँ आएगा। जब ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तब तो यहीं रहेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया, यहाँ से आपने प्रोजेक्शन मारी, यहाँ आएगा। इसका मतलब कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इस सर्कल में घूम रहा है वैसे वैसे जो उसकी प्रोजेक्शन है वो इस लाइन में ऐसे ऐसे घूम रही है। देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट ने यहाँ पे शुरू किया, ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया। ठीक है, देख रहे हो ध्यान से। तो ये बेसिकली SHM हो रहा है। ठीक है, तो इसकी प्रोजेक्शन क्या करती है, SHM करती है। तो यही होता है रेफरेंस सर्कल मेथड। आप इसको बेसिकली आपने इसको देखना कब शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, तो ये फेज डिफरेंस फाई हो गया, ये आपका ओमेगा टी हो गया, v इक्वल टू ओमेगा टी वेलोसिटी। ठीक है,
तो बेसिकली ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस अगर निकालनी है, ठीक है, तो इस डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, जो ये एंगल है ओमेगा टी प्लस फाई, वही ये वाला भी एंगल होगा ओमेगा टी प्लस फाई, राइट। तो इस एंगल पर यहाँ पर आएगा कॉस, यहाँ पर आएगा कॉस वाला कंपोनेंट, और यहाँ पर कंपोनेंट करोगे तो साइन वाला कंपोनेंट आएगा। तो यहाँ पर कंपोनेंट आएगा y इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। और बेसिकली कंपोनेंट किसका किया तुमने, ये मान लो रेडियस का किया, ठीक है। तो रेडियस का यहाँ वाला कंपोनेंट r साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो बेसिकली ये रेडियस किसके इक्वल है, रेडियस ध्यान से देखो, ये बेसिकली क्या होता था, एम्पलीट्यूड। तो बेसिकली रेडियस एम्पलीट्यूड के इक्वल है। तो यहाँ से थोड़ा रिलेट करके बताया है, बाकी इसका ज़्यादा कुछ काम नहीं है, ठीक है। अब SHM ऑफ टू कंपोजिशन का आप डेरिवेशन देख लेना, वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना बड़ा डेरिवेशन शायद ही बोर्ड में आएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एनर्जी बता देता हूँ और ग्राफ्स बता देता हूँ SHM के, ठीक है। ओके, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं ग्राफ्स इन SHM, ठीक है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इसको डिफरेंशिएट कर दो तो आपको फॉर्मूला मिल गया a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। डिफरेंशिएशन समझ रहा होगा, अब ये नहीं बताने बैठूंगा, ठीक है। हम लोग तब अज्यूम करते हैं जब टाइम जीरो था, ठीक है। थोड़ी देर के लिए फेज डिफरेंस जीरो मान लो और टाइम भी जीरो मान लो। तो बेसिकली ये क्वांटिटी हो गई साइन जीरो की वैल्यू जीरो, ठीक है। ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पर है टाइम और यहाँ पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट के लिए बनाते हैं। तो बेसिकली टाइम जब जीरो है, ठीक है, जब टाइम जीरो है तो वहाँ पर एक्स भी जीरो है क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है। तो बेसिकली ये ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा, ठीक है। अब v की बात करें तो अगर ये जीरो हो गया तो cos जीरो कितना होता है, 1 होता है। तो बेसिकली वेलोसिटी कहाँ से शुरू होगी, a ओमेगा से शुरू होगी। तो cos वाला ग्राफ आएगा ये ऐसे, ठीक है। सिमिलरली एक्सेलरेशन में ये जीरो हो गया तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन भी जीरो से शुरू होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इसकी वाली साइकिल ऐसे ना चल के नेगेटिव चलेगी ऐसे, ठीक है। तो ये 3 ग्राफ होते हैं, देख सकते हो सकता है एक्सप्लेन करने आ जाए तो बना लेना। आइए डिस्कस करते हैं एनर्जी इन SHM। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस एनर्जी इन SHM, ठीक है। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। वेलोसिटी क्या होती है SHM की, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा अंडर रूट होता है बट स्क्वायर कर दोगे तो यही आ जाएगा, राइट। तो बेसिकली आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, हमें पता है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, k बाय m। तो k को आप रिप्लेस कर सकते हो m ओमेगा स्क्वायर से, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है हाफ k a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और k क्या है, वही पुराना स्प्रिंग कांस्टेंट। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। देखो, जो स्प्रिंग का वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है स्प्रिंग का, kx। तो kx dx, तो ये आ गया kx स्क्वायर बाय 2। तो जो एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है हाफ k x स्क्वायर। अब यहाँ से जो बातें नोटिस करने वाली है वो ये है कि बेसिकली एसिडिकली, तो बेसिकली यहाँ से नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, ठीक है। और मीन पोजीशन पर जब x बराबर जीरो आएगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। और एक्सट्रीम पोजीशन पर x की जगह a डालोगे तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर x बराबर ही आ जाएगा तो जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि x बराबर a बाय 2 पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताओ। तो x बराबर a बाय 2 डालो, डिवाइड मार दो। इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो कर सकते हो। अच्छा, इसका ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ k a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ k एक्स स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी आ जाएगी हाफ k a स्क्वायर। इसका मतलब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो अगर, तो k होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, a होता है एम्पलीट्यूड जो कि खुद भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी इसमें हमेशा कांस्टेंट होती है, हाँ होती है। अच्छा, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इसका ग्राफ एनर्जी का। तो हमें पता है मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है जहाँ पे हम लोग ने मैक्सिमम वैल्यू मान ली पोटेंशियल एनर्जी की। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ठीक है। आई एम सॉरी, थोड़ा मैंने लचीला ज़्यादा नहीं किया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशंस पर जीरो होती है और मीन पोजीशंस पर मैक्सिमम। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा,
ठीक है, ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है, और यहाँ पर एक्स की क्या वैल्यू होती है ये आप लोग पता कर सकते हो। ठीक है, कैसे करोगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कर दोगे, A/√2 आता है शायद, ठीक है, नहीं हाँ ठीक है, तो कर सकते हो, ईजी है। ओके, और जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट है, और कितनी है, हाफ के स्क्वायर। हाफ के स्क्वायर इस ग्राफ में कहाँ है, यहाँ है। कैसे पता चल गया, अरे भैया एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ के ए स्क्वायर, मतलब जो ये वैल्यू है वही टोटल एनर्जी है, दोनों ही वैल्यू तो सेम है। एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी ही तो टोटल एनर्जी है, क्योंकि काइनेटिक तो जीरो हो गई, तो जो भी एनर्जी वो किसके कारण है, पोटेंशियल के कारण। तो टोटल एनर्जी का ग्राफ कुछ ऐसा नजर आता है, ये टच करके जाता है, टच करा देना, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। आइए छोटी छोटी कुछ क्वांटिटीज़ हैं उनको लिख के बता देता हूँ एंड चैप्टर इज ओवर। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंगुलर एसएचएम। उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट फार्मूले देख लो। सिंपल पेंडुलम का फार्मूला याद ही होगा, कॉनिकल का भी देख लो, 2π√L cos θ/g। इसका डेरिवेशन कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, ठीक है। एंगुलर एसएचएम आपको क्या बताता है, देखो इसका आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा था मेरे टाइम पे, ठीक है। देखो बेसिकली आपको एक डिस्क दी हुई है, इस डिस्क को जब आप ऐसे रोटेट करते हो ना, और ऐसे रोटेट करके जब आप छोड़ दोगे, ऐसे रोटेट जब आप इस डिस्क को करोगे और छोड़ दोगे, तो बेसिकली ये डिस्क ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी। यकीन ना हो तो आप अपने हाथ में कोई पॉलीथीन लो, उसको ऐसे ऐसे रोटेट करके छोड़ दो, तो बेसिकली वो सीधा होकर फिर पीछे जाएगी, फिर आगे आएगी, फिर पीछे जाएगी, फिर आगे आएगी। तो अगर फ्रिक्शन और बाकी सारी चीज़ें ना हो तो बेसिकली वो कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जब आप इसको रोटेट कर रहे हो तो छोड़ दे रहे हो, तो वो जो एसएचएम हो रहा है उसको एंगुलर एसएचएम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो एंगुलर केस आ गया, तो वहां पर लीनियर एक्सेलरेशन था, वहां पर फॉर्मूला क्या था, एक्सेलरेशन इक्वल टू -ω²x, इसका मतलब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, ठीक है। फिर हाँ चलो -x, ठीक है। तो वहां पे एक्सेलरेशन आता था, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा, क्योंकि जब आप इसको घुमाकर छोड़ देते हो तो इसको जो सीधा कर रहा है वो कौन कर रहा है, टॉर्क कर रहा है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वहां पे -x होता था, यहाँ पे -θ होगा, क्योंकि एंगल्स की बात कर रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो टाउ इक्वल टू -c θ हो जाता है, c को हम लोग बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट, ठीक है। इसका भी डिफरेंशियल इक्वेशन आप बना सकते हो, ठीक है। टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन क्या होता था, टाउ इक्वल टू I अल्फा होता था शायद, ठीक है। तो ये हो गया I, अल्फा को आप लिख सकते हो d2 θ/dt², क्योंकि अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, प्लस c θ इक्वल टू 0। ये क्या, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। चलिए, तो 3 छोटी छोटी क्वांटिटीज हैं। एक मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√I/μb। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, म्यू क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन में कुछ खासा तो जरूरी नहीं है, लेकिन इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कर लो, शायद पूछ ले, m में प्लस bv प्लस kx, ठीक है। ये वाला याद करो, क्योंकि फिर एक्सेलरेशन को d2x/dt² लिखना और v को dx/dt लिखना, ये हो जाएगा आपसे, ये याद करोगे तो हालत खराब होगी, इससे अच्छा याद करो m में प्लस bv प्लस kx इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस इज इट, चैप्टर इज ओवर। तो 2-3 छोटी मोटी चीज़ें, फ्री ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन और रेजोनेंस आपको पता ही है। जब ऑब्जेक्ट अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है तो उसको फ्री ऑसिलेशन बोलते हैं, हम कुछ फोर्स लगा के कराते हैं तो फोर्स्ड ऑसिलेशन होता है। रेजोनेंस मतलब क्या, जब हमने फोर्स लगाया लेकिन हमारी फोर्स के कारण जिस फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट कर रहा है या जिस फ्रीक्वेंसी से वो अपना मोशन कर रहा है वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की इक्वल आ गया, तो उसको रेजोनेंस बोल देते हैं, ठीक है। सो दिस इज इट, चैप्टर इज ओवर, थैंक यू सो मच।